नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल से आपको विषय की जानकारी हो गई होगी। देखिए दर्शकों, हम प्रारब्ध में और प्रारब्ध के इस मंच पर अलग अलग तरीके के विषय जरूर उठाते हैं, पुस्तक चर्चा भी करते हैं। इसी के साथ जमीनी काम अगर कहीं हो रहा हो और राष्ट्र प्रथम के भाव से हो रहा हो, देश की भारतीय संस्कृति को और संवर्धित करने वाला काम हो रहा हो, तो ऐसे विषयों को भी हम आज जरूर छूते हैं प्रारब्ध पर। आज बड़ी रोचक चर्चा होगी। आज एक पुस्तक के बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन केवल पुस्तक लिख देना इतने भर हम नहीं रुकेंगे, बल्कि जमीन पर भी उतरेंगे और जमीनी काम पर भी, जमीनी सरोकार पर भी बात होगी। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं संजीव तिवारी जी। संजीव जी, स्वागत है आपका। आप सभी को नमस्कार और आदरणीय अविनाश जी का हृदय से धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। अवनीश जी, मैं अपने स्पेलिंग को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ। संजीव जी के बारे में दर्शकों आपको बता दें, सबसे पहले तो आप इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और आप स्नातकोत्तर उपाधि अभियांत्रिकी की सेवा क्षेत्र में आपके पास है। लेकिन इसी के साथ थंबनेल पे आपने जो एक किताब देखी होगी ना, उसके एक लेखक भी हैं और किताब है विकास वर्सेस डेवलपमेंट। ये नाम बड़ा रोचक लगता है अपने आप में। विकास के सामने डेवलपमेंट को खड़ा करना, ये सिर्फ एक तर्जुमा नहीं है, ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं है, ये भाषांतरण नहीं है कि आपने विकास हिंदी में लिखा और उसके सामने वर्सेस इस तरह से लिखा जैसे कि मुकदमा लड़ने वाले एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, और वर्सेस डेवलपमेंट। सबसे पहले तो संजीव जी आप मुझे ये बता दीजिए कि ये विकास के सामने डेवलपमेंट को ऐसे वर्सेस यानी लड़ाई की अवस्था में खड़ा करने की जरूरत क्यों महसूस? सर्वप्रथम तो आपका हृदय से धन्यवाद इस आग्रह को सहज ही स्वीकार करने के लिए। कई लोग बच जाते हैं क्योंकि इतना कठोर आग्रह है कि लोग बच जाते हैं इससे। तो सर्वप्रथम तो इस आग्रह को सहज स्वीकार करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमारे यहाँ शब्दों का बड़ा महत्व है। जो भारत की परंपरा है उसमें शब्दों का बड़ा महत्व है और हमारे यहाँ शब्दों में भाव अंतर्निहित है। जो भाव गौ में है वो कदापि काऊ में नहीं हो सकता। गाय की अपनी एक पृष्ठभूमि है और काऊ की एक अपनी पृष्ठभूमि है। और अब मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि काऊ की जो पृष्ठभूमि है वो दानवीय है, राक्षसीय है, और जो गाय की पृष्ठभूमि है वो प्रकृति सम्मत है, धर्म सम्मत है, सनातन सम्मत है और हर प्रकार से प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदुओं की रक्षा के भाव से ही गाय हमारे यहाँ विकसित हुई होगी। परंतु वहीं उसके विपरीत जब काऊ दिखता है तो काऊ में ना वो भाव है, और काऊ आप कभी काऊ माता नहीं कह सकते। जैसे आप सहज ही गौ माता बोल देते हैं, गौ माता, लेकिन आपने कभी सुना है क्या गौ काऊ माता? ऐसा ध्यान में नहीं आता है। तो जो गाय और काऊ में भेद है, ठीक वैसे ही जो धर्म और रिलीजन में भेद है, या किसी भी हमारे यहाँ हमारे जितने भी शब्द हैं उसका ट्रांसलेशन मतलब मैं कहूंगा कि संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कई सारे, अब क्या है कि एक बन गया है अंग्रेजी शब्दों का प्राय प्रयोग करना, लेकिन अगर जिप बात करें तो हमारे किसी भी, इवन आप हैं को इज नहीं बोल सकते। अगर आप बहुत ही ज्यादा दर्शन में जाएंगे तो आप मैं को आई नहीं बोल सकते। ऐसा ऐसा मेरा मत है, और ऐसा मेरा ही नहीं, ऐसा जो हमारे यहाँ शास्त्रों का पक्ष है उसका मत भी यही है कि हमारे शब्दों का किसी प्रकार से आप भाषांतरण कर ही नहीं सकते, वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से विकास का अपना एक महत्व है, और डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से एक राक्षसीय प्रोजेक्ट है, एक दानवीय प्रोजेक्ट है जो प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदुओं की हत्या करता है, और वहीं पे विकास प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदुओं की रक्षा करता है। जी बिल्कुल। चलिए, आपने इसलिए विकास के सामने डेवलपमेंट को खड़ा किया। आप सीधे सीधे खलनायक कह रहे हैं डेवलपमेंट को। जी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो वर्सेस का प्रयोग वहीं होता है जहां पे दोनों की भावना एक दूसरे के विरुद्ध हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ तो खेल नहीं रहा है, स्वाभाविक सा पक्ष है कि वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खेल रहे हैं। तो यहाँ पे विकास और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जहां विकास है वहां डेवलपमेंट संभव नहीं, जहां डेवलपमेंट है वहां पे विकास संभव नहीं।
चलिए, दर्शकों के लिए जरा इसको सहज बनाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसको और सहज बनाते हैं। विकास और डेवलपमेंट, इन दोनों से आपका अलग अलग बड़ा सहज भाषा में, इसको बहुत गूढ़ भाषा में बताने की आवश्यकता नहीं है। जी मुझे लगता है कि जी आम दर्शक तक जब तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। शांत सुखाय के लिए हम चर्चा नहीं करते और न करना जी चाहते हैं। जी। विकास से आपका क्या मतलब है और डेवलपमेंट से आपका क्या मतलब विकास से सीधा मतलब है कि जिसमें नदी सुरक्षित रहे, पर्वत सुरक्षित रहे, जल सुरक्षित रहे, है? पेड़ सुरक्षित रहे, वृक्ष सुरक्षित रहे, जंगल सुरक्षित रहे, और डेवलपमेंट जिसमें ये सब खत्म हो जाए। अच्छा। आप ट्रैक्टर का अल्टरनेट जो है बैल नहीं हो सकता, और सीधी बात है जब घरों में ट्रैक्टर आएगा तो वो बैल का विकल्प बन जाएगा, और सीधी बात है कि बैल की हत्या का मार्ग वहीं से प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का भाव यही है कि विकास जो है उसमें जितने मानबिंदु हैं, जितने पैरामीटर्स हैं, आप जितने पैरामीटर्स देख रहे हैं प्रकृति के, वो सब सुरक्षित रहें, और डेवलपमेंट में ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही है, बड़े सरल शब्दों में यही है। अब एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं मैं। अभियांत्रिकी का प्रयोग यानी यंत्रों का प्रयोग, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे बाकी कृषि यंत्र हो। मैं पहले खेती किसानी को ही पकड़ लेते हैं। अब आप कहते हैं कि साहब अगर बैल को आपने रिप्लेस किया ट्रैक्टर से तो दानव आप ले आए, यानी डेवलपमेंट वाला आपका दानव आ गया, राक्षस आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि आज के समय में अगर किसी एक खेतिहर किसान के पास इतनी कृषि की भूमि उपलब्ध है कि वो, और दूसरी बात यह कि वो खेती करना भी चाहता है, तो अगर उन्नति कृषि का सहारा ले तो उसे इन यंत्रों की तरफ जाना पड़ेगा, और तब वहां आपकी विकास की अवधारणा जो है ना वो सामने आ जाती है। तो ये दोनों की लड़ाई कैसे जमीन पर कैसे सॉल्व होगी? ये कैसे बैलेंस कैसे हो? चेक एंड बैलेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपके विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूं कि जब जहां पे इतना कुछ हो चुका है और वहां पे इस प्रकार का आग्रह करना कितना व्यवहारिक है। हम्म आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछें कि भैया नदी बचनी चाहिए या नहीं, हम्म भारत में किसी भी व्यक्ति से आप पूछें, जो भी सामान्य व्यक्ति है, चाहे वो प्रकृति के विरुद्ध ही काम कर रहा हो, चाहे वो ट्रैक्टर का ही प्रयोग कर रहा हो, चाहे वो डैम के ही प्रभाव में हो, आप उसे सीधा पूछें भैया नदी बचनी चाहिए या नहीं, पर्वत बचने चाहिए या नहीं, खेत बचने चाहिए या नहीं, तो किसी का भी उत्तर ये नहीं होगा कि जी ये नहीं बचने चाहिए। आप किसी भी सामान्य परिवार जो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, जब उनको अवकाश मिलता है छुट्टी के लिए तो कहां जाएंगे? हिमाचल ही जाते हैं, कोई मुंबई तो जाता नहीं है, उत्तराखंड ही जाएंगे, वो किसी कंक्रीट के जंगल में तो जाएंगे नहीं। तो भावना सबकी यही है कि ये सब बचे रहे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी भावना ये हो कि ये सब खत्म हो जाए। तो एक तरफ आपकी भावना है कि प्रकृति के सारे तत्व बचे रहें, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी ये तो सरल है, डेवलपमेंट का जो विकास का जो आधुनिक स्वरूप है जिसको डेवलपमेंट कहा गया, ये तो सरल है, ट्रैक्टर का प्रयोग तो सरल है। तो एक तरफ आपकी भावना है कि ये सब कुछ बचा रहे, और दूसरी तरफ आप जिन यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं वो इसकी भावना के विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं आप अगर उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं तो आप अपनी भावना के विरुद्ध ही खड़े हो जाते हैं। हमारा मात्र इतना कहना है, या तो आप सीधे सीधे कह दीजिए कि जी हम तो नहीं चाहते हैं कि नदियां बचे, हम तो नहीं चाहते हैं पर्वत बचे, हम तो नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप ये कह रहे हैं कि जो खेतीहर है उसके सामने ये समस्या आके खड़ी हो जाती है कि इतनी बड़ी जो जोत है वो हम बैलों से कैसे कर पाएंगे। संभवतः आपका प्रश्न यही है कि इतनी जो बड़ी जोत है वो हम बैलों से कैसे कर पाएंगे, उसमें श्रम अधिक लगेगा। तो श्रम का भी अपना महत्व है, उस श्रम का ही तो अल्टरनेट आ गया ना, जो जितने आधुनिक यंत्र हैं उस श्रम का ही अल्टरनेट आता है, तो भारत में हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो जाता है। जितना भारत का जो हॉस्पिटलीकरण हुआ वो श्रम के अल्टरनेट के कारण ही तो हुआ। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति श्रम में इन्वॉल्व था, श्रम कर रहा था, तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, और सारी चीजों की उपयोगिता ही बची हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि आप श्रम का अल्टरनेट तो खड़ा नहीं कर सकते ना, आपको तो इन सारी चीजों की उपयोगिता को समझना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि आप मत कीजिए बैलों का उपयोग, लेकिन बैलों की हत्या तो मत कीजिए। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, मत कीजिए बैलों का उपयोग, मत कीजिए बैलों का उपयोग, कोई आवश्यकता नहीं है बैलों की उपयोग की।
कोई उपयोगिता नहीं है हाथी, घोड़े, बैल, खच्चर इन सब के उपयोग की। आप मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ ही चलिए। लेकिन हमारा कहना है कि इनकी हत्या का मार्ग तो प्रशस्त मत कीजिए। लेकिन जब जैसे ही आप मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सहयोग लेते हैं तो संभवतः आप अप्रत्यक्ष रूप से उसके हत्यारे ही सिद्ध होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है वो एक नीति, जिस नीति के माध्यम से हमारे ऊपर ट्रैक्टर थोप दिया जाता है। समाज दोषी नहीं है, वो नीतियां दोषी हैं, वैश्विक नीतियां दोषी हैं, जिसके माध्यम से हमारे ऊपर ट्रैक्टर को इंपोज कर दिया गया। गांव के किस व्यक्ति को पता था कि ट्रैक्टर क्या होता है और ट्रैक्टर किस विधा से डिजाइन हो रहा है, ये किसको पता था? किस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ट्रैक्टर को चलाने की विधा सिखाई जा रही है, ये तो गांव के व्यक्ति को पता ही नहीं था। ये तो प्योरली उसके ऊपर इंपोज किया गया है ना, वैश्विक नीतियों द्वारा उसके ऊपर इंपोज किया गया है। चलिए चलिए, जी, आप इसको इम्पोज कह रहे हैं। आपकी अवधारणा को मैं सामने रखता हूं और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मैं उससे सहमत हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं उससे असहमत हूं। लेकिन अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आप जब ये कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, इसका मूल स्वरूप बचा रहे, बना रहे, ये आपने अपनी किताब में कहा है। जी, जब आप विकास वर्सेस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप उसकी मूल अवधारणा ये देते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, इन तत्वों का मूल स्वरूप बना रहे, इनका विलोप ना हो, ये विलुप्त ना हो। अच्छी बात है। अब एक अवधारणा है, वैश्विक अवधारणा है। आपने कहा ना वैश्विक तरीके से थोपा गया ये षड्यंत्र है, तो एक इसके ठीक पैरेलल खड़ी एक और वैश्विक विचारधारा का मैं नाम लेता हूं, वामपंथी विचारधारा। जी, 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 जी। विचारधारा भारत में, चलिए विश्व स्तर पर छोड़ दीजिए कि वो किस तरह की बातें करता है, किस तरह के काम करता है, उसकी अवधारणा क्या है, लेकिन जब हम उसको भारत में लाते हैं तो उनका एक बड़ा प्रचलित सा नारा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई। जी, जी। अब जब मैं उस नारे को याद करता हूं, कामरेड, अपने मित्र कामरेड के नारे, जल जंगल जमीन की याद करता हूं, तब आपका ये पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, इसके स्वरूप को बने रहने दिया जाए, तो मैं अब ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं संजीव जी की ये अवधारणा वामपंथ से कितनी दूर है और वामपंथ के कितनी नजदीक है। क्योंकि मैं तब ये सवाल उठा रहा हूं जब इस देश में जल जंगल जमीन के नारे के नाम पर उन्होंने कभी डैम का विरोध किया, विकास की तमाम योजनाओं का, जिसकी बात आप भी पहली झलक में लग सकता है कि आप भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए जरा, आप वाम से कितना वाम है, आपकी अवधारणा वाम से कितनी वाम है और कैसे? अवनीश जी, हृदय से धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। मैं चाहता था कि कोई ये प्रश्न पूछे। कई साक्षात्कार हुए लेकिन इस प्रकार का प्रश्न अभी तक किसी ने नहीं पूछा। मैं चाहता था कि हमारे ऊपर कोई कम्युनिज्म का टैग लगाए और मैं उसका खंडन करूं, क्योंकि मैं ये आज आपके जो ये हमारा साक्षात्कार है इसमें मैं ये प्रमाणित कर देता हूं कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं और मैं किसी प्रकार से वामपंथी नहीं हूं और कम्युनिज्म का मैं धुर विरोधी हूं। मैं यहां यह भी कहता हूं कि हमसे बड़ा कोई कम्युनिज्म का और या वाम धड़े का कोई विरोधी नहीं होगा। अपनी समझिए विकास वर्सेस डेवलपमेंट में आप वाम से, लेफ्ट से कितना लेफ्ट हैं? जी, 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 जी। लेफ्ट होते हुए एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा और कम्युनिस्ट ही हैं वो, लगभग सभी जानते हैं उनको। बड़ा आंदोलन चला रही हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए, हो गया, नाम सबको पता लग गया। जी, 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 जी। और उनके साथ लगभग मेरा 3 दिन रहना हुआ, लगातार मेरी बातचीत हुई। तो ताई ताई मैं उन्हें बोलता था, तो मैंने कहा कि ताई एक बात बताइए, एक तरफ आप कह रही हैं कि जल जंगल जमीन ये सब बचे रहने चाहिए, और उस समय मैं नंदुरबार एक जिला है महाराष्ट्र में, वहीं पे मैं काम कर रहा था। इससे आप समझ जाएंगे मैं वाम से कितना वाम हूं। तो नर्मदा जो है, जो नर्मदा की पूरी परिधि है, उसके पास एक ऐसा समाज रहता है जो लोक परंपरा के अनुसार शासन की नीतियों को गाली देता है लोक गीतों के माध्यम से, और कहता है कि शासन ने हमारे नर्मदा को नष्ट कर दिया, और वो नर्मदा को अपनी मां मानता है। जैसे हमारे यहाँ गंगा को मां माना गया, यमुना को मां माना गया, प्रत्येक नदियों को मां माना गया, वहां का समाज नर्मदा को अपनी मां मानता है और कहता है कि नर्मदा को जो एक शासन का षड्यंत्र है वो लील गया। ठीक है। तो मैंने ताई से यही कहा कि ताई एक बात हमको बताइए कि ये जो समाज है अप्रत्यक्ष रूप से तो आपके साथ खड़ा है,
क्योंकि आप भी बचाने का आग्रह कर रही हैं और ये समाज भी जो है कहीं ना कहीं इसकी वजह यही है कि ये सब कुछ बचा रहे। तो आप ठीक। दोनों तो साथी हैं एक प्रकार से, तो आप इनका सहयोग क्यों नहीं लेती हैं? तो उनका वक्तव्य यही था कि दे आर कम्युनल, वो नर्मदा को मां मानते हैं हम्म। और हम नर्मदा को केवल ऑब्जेक्ट मानते हैं। आप प्रकृति के तत्वों को केवल ऑब्जेक्ट मानकर उनकी रक्षा कर ही नहीं सकते। हम्म। सर्वप्रथम इस पक्ष को समझिए। ये जो ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है यही कम्युनिज्म है, जहां तक मैं समझ पाया। मुझे ये लगता है कि धर्म में प्रकृति का जो संरक्षण है और संवर्धन है वो अंतर्निहित है। जी जी। हाँ, धर्म में जो प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन है वो अंतर्निहित है। अगर बिल्कुल। धर्म अपने मूल स्वरूप में रहेगा तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में सहज ही रूप से रहेगी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वृक्षों की कटाई ना हो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वृक्षों की पूजा ना हो, यह संभव ही नहीं है। इसका मतलब आप केवल और केवल जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आपको यह कहना पड़ेगा कि वृक्ष की पूजा में ही वृक्ष का जीवन अंतर्निहित है। बिल्कुल। और मैंने ये तिरछा सवाल यही आपसे रखा, जी, तो इससे यहीं एक यहीं बात। पे मैं यहीं पे मैं वाम से वाम हो जाता हूं। बिल्कुल। मैंने ये तिरछा सवाल जब आपके सामने रखा तो आप वाम से वाम कितने हो जाते हैं, ये तो खैर इसको मैं बाई प्रोडक्ट मानूंगा। इस जी बिल्कुल उठाने का इसको मैं बाई प्रोडक्ट मानूंगा। और यहाँ एक जो बड़ी बात है निकल के जो आई है, जिसको आपने रेखांकित किया कि साहब आप एक तरफ ऑब्जेक्ट मानते हो, पेड़ को सिर्फ पेड़ मानते हो, लकड़ी का एक हरा लठ मानते हो, जी तो आप उसके लिए उसको बचाने की भी बात करते हो। लेकिन जैसे ही जी उसको पूज्य मान लिया जाता है, हमारे यहाँ वट वृक्ष है, हमारे यहाँ पीपल की पूजा है, हमारे यहाँ नीम को मतलब हमारे यहाँ तो किसी चीज को हम तो डी बना जी लेते जी हैं, डी बाबा कह देते हैं और इस तरह का हो। जी अब जी दरअसल इसीलिए मैं कहता रहा हूं और लगातार लिखता रहा हूं कि दरअसल विश्व स्तर पर जो अपने आप को लेफ्ट कहते हैं, जो अपने आप को वाम कहते हैं और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, ये दरअसल भारत के संदर्भ में कभी लेफ्ट है ही नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल। ये राजनीतिक रूप से लेफ्ट है, ना ये दर्शन से लेफ्ट है, ना ये अपने कामों से लेफ्ट है, और यहां तक कि अपने नारों से भी ये लेफ्ट नहीं है। नहीं, असल बिल्कुल भारत का बिल्कुल। असल वाम, अगर आप जी वाम कहते हैं यानी कि सत्ता शासन के खिलाफ खड़ा रहने वाला, तो आप जरा देखें ना 65 साल राजनीतिक संदर्भों में भारत का राष्ट्रवाद, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो दरअसल वाम वाम रहा जी है। जी 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 तो ये तो एक अलग चोला है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं। ये मुझे लगता है कि ये जो एंगल था ना, ये एक बड़ा जी कंफ्यूजन था। आप जी विकास जी के जी सामने डेवलपमेंट को खड़ा कर रहे हैं तो लोग कहेंगे अरे वाह भाई साहब, फिर बैलगाड़ी से आप दिल्ली जाएंगे। आप उस बिहार से ताल्लुक रखते हैं जो जी बिहार अपने श्रम जीविता के लिए जाना जाता है, और जी देश को छोड़िए विदेश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां प्रवास के लिए नहीं जाना जाता है। अब आप ये जी। बताइए वो कैसे बैलगाड़ी पर बैठ के दिल्ली, लुधियाना और कलकत्ता और बैंगलोर और अहमदाबाद कब आने जाएगा भाई? मैं समझ ये गया आपके प्रश्न तो को। ये कंफ्यूजन हो सकता था। मुझे लगता जी है कि जब हमने लेफ्ट और राइट, यानी राइट जब मैं कह रहा हूं तो राइट भी एक फर्जी शब्द है जिसको कि भारतीय वामपंथियों ने बड़े षड्यंत्र बिल्कुल, के तहत कंबल निश्चित ही ओढ़ाया। निश्चित ही निश्चित ही निश्चित ही। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों पर ये दक्षिणवाद नाम का और दक्षिण पंथ नाम का एक कंबल ओढ़ाया उन लोगों ने, जी ताकि जी जी पोजीशनिंग जो है वो राइट जी रहते हुए, सत्ता के राइट रहते हुए भी लेफ्ट की हो। ये जी बड़ा जी मजा है। अब वापस बिल्कुल आते बिल्कुल। हैं पे। अब वापस आते, ये तो रहा ना कि इस पर बात करना संजय संजीव इस था कि ये बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे ये विकास के सामने डेवलपमेंट को खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नकारात्मक बात कर रहे हैं, ये देश जी के जी विकास। जी जी जी। कि नहीं 2024 देश में जिस तरीके से एक विकास की धारा बही है, तो उसमें कोई अड़चन कोई नहीं चाहता। और वो आपने कहा था कि विकास भी कोई नहीं चाहता, विकास में अड़चन आए ये भी कोई नहीं चाहता, लेकिन उसी के साथ कोई ये भी नहीं चाहता कि नदियां खत्म हो जाए, पेड़ खत्म हो जाए, जंगल खत्म हो जाए। इस दोनों का सामंजस्य जो होगा ना, वही मुझे लगता है विकास की असली और आदर्श। निश्चित ही निश्चित ही निश्चित ही। अब यहां आते हैं आपके जमीनी काम पर। दर्शकों के लिए हम बता दें, आप लगभग
6 से 7 सालों से ग्राम उदय फाउंडेशन की आपने स्थापना की संजीव जी, और केवल किताबें लिखना और बैठ के बुद्धिजीविता के नाम पर नारे गढ़ना इतना ही नहीं है। मैंने शुरुआत में ही चर्चा के ये बताया था। तो आप जरा बताइए, ये ग्राम उदय फाउंडेशन के जरिए आप क्या करते हैं जमीन पर, किस तरह की आपकी एक्टिविटीज है? देखिए, जब भी हम किसी विचार की स्थापना हेतु लग जाते हैं और उस विचार को स्थापित करने में लग जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो विषय होता है वो संस्थागत स्वरूप होता है कि बिना संस्थागत ढांचे के आप कुछ कर नहीं सकते। इस देश में एक व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आप लाख प्रयास कर लें कि हम अकेले, हमारे यहाँ कहा भी गया, अकेला अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये उतना ही व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आपको एक संस्था खड़ी करनी ही पड़ेगी और संस्थागत रूप से काम करना ही पड़ेगा। इसी विचार के इर्द-गिर्द, इस विचार के इर्द-गिर्द जितने काम हो सकते हैं, उसको हमने जमीन पे एग्जीक्यूट करने का प्रयास प्रारंभ किया। सबसे पहले हमने प्रारंभ किया झारखंड के रामगढ़ जिले में एक संस्कार केंद्र, जहां पे रामगढ़ जिले में एक गांव है महुआ टोला। उस गांव में एक वहीं का लड़का जो 20-22 वर्ष का लड़का है, वो अपने गांव के 17-18 बच्चों को पढ़ाता है। उसे हम एक सामान्य मानधन देते हैं ग्राम उदय फाउंडेशन के माध्यम से, सामाजिक सहयोग से, और वो उन बच्चों को वही सिखाता है जो हम उसे गाइडलाइन देते हैं। तो कम से कम अगर हम 10-20 बच्चों को भी खड़ा कर पाते हैं अपने विचारधारा के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, तो कम से कम ये विचार जो है आजीवन जीवित रहेगा। कल वो किसी और को बताएंगे तो मतलब पूर्ण रूपेण ये विचार मरेगा नहीं। हमारी ये भावना है, इस नाते हम काम कर रहे हैं। भाषा के क्षेत्र में भी हमारा कुछ काम है ग्राम उदय फाउंडेशन के माध्यम से कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी जीवित रहें, चाहे वो भोजपुरी हो, मिथिला हो, या जितनी भाषाएं हैं, इवन झारखंड की जो भाषाएं हैं, मुंडारी हो, उन पे भी हमारा काम है, उनकी लिपियों को जीवित करना। और जो प्राकृतिक तत्व हैं उनके ऊपर भी काम है, उनको किस प्रकार से बचाया जाए, जो जैसा आपने कहा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना बड़ा रोचक रहा। अब इसके साथ एक बात और, इस तरह के तमाम प्रयास होते हैं और सारे सकारात्मक प्रयास होते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ इसकी शुरुआत होती है, और ईश्वर करे कि ऐसे उपक्रमों की एक पूरी चैन डेवलप हो। लेकिन एक जगह मैं अनुभव किया हूं, और तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं, कि जब तक कोई अवधारणा से उपजा कोई उपक्रम यानी कोई प्रोजेक्ट जब तक स्वावलंबी नहीं होता है, तब तक का लंबे समय तक, चाहे वो आप सामाजिक सहयोग कहिए, चाहे अपने संसाधनों से जुटाए हुए आर्थिक संसाधन कहिए और बाकी संसाधन कहिए, लेकिन वो खप जाता है एक समय के बाद, अगर वो स्वावलंबी नहीं हुआ। जब मैं स्वावलंबन की बात कर रहा हूं तो उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट खुद अपना खर्चा निकाले, यानी कि स्वावलंबी हो आर्थिक आधार पर भी। जी जी जी, आपकी क्या अवधारणा है और इसको आप कितना जरूरी समझते हैं? पहले तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष कहा। और अगर स्वावलंबन की बात कहें तो मैं फिर से थोड़ा परंपरा में जाऊंगा, क्योंकि उसके बिना इसको समझना बड़ा कठिन होता है। भारत के गांव आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। भारत के गांव आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। ऐसी भोजन, वस्त्र, आवास, जो 3 मुख्य सुविधाएं हैं, जो मैंने पुस्तक में भी लिखा है, भोजन, वस्त्र, आवास, इस तीनों के लिए व्यक्ति बाजार पर निर्भर नहीं था। भोजन कहां से प्राप्त होगा? तो कृषि के माध्यम से। कृषि के मूल में क्या है? तो पशु है। पशु, उसको बाजार से परचेज करने की जरूरत नहीं है। गैया है तो बैल है, बैल है तो सांड है, सांड है तो 10 चीजें हैं। तो उसको कुछ भी मार्केट से भोजन के लिए उसको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन, वस्त्र, वस्त्र के मूल में भी कृषि है, जूट हो, कपास हो, दस्तर की जो भी चीजें हैं, और उसके मूल में भी फिर से पशु है। आवास, आवास के लिए भी जो आप पक्ष देखेंगे तो अभी सीमेंट बालू का जो कॉन्सेप्ट अभी आया है, जस्ट आया है। आज से 30-40 वर्ष पहले भी अगर आप जाएंगे तो आपको आवास भी पूर्ण रूपेण जो है उसके लिए भी व्यक्ति बाजार पर निर्भर नहीं था। खरपतवार, मूंज, बांस, लकड़ी, फट्टे, इतनी सारी चीजें सुलभ थी और ज्यादा सुंदर संरचना थी अपेक्षाकृत जो आज खड़ा हुआ है, विगत 30-40 वर्षों में जो तेजी से खड़ा हुआ है, उसके अपेक्षा आज भी चले जाइए आप, झारखंड चले जाइए, आसाम चले जाइए, अरुणाचल चले जाइए, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में आज भी उस प्रकार से दिख जाता है। हमारे यूपी बिहार में बखार तो दिख ही जाता है, ज्यादा कुछ नहीं दिखता है। तो मेरे कहने का भाव यह है कि व्यक्ति अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए बाजार पर निर्भर नहीं था। सबसे पहले हम इस पक्ष को तो समझ लें। भोजन, वस्त्र, आवास,
तीसरी बात शिक्षा। शिक्षा को मैं थोड़ा सा अलग देखता हूं, क्योंकि स्वावलंबन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहीं पे आता है कि व्यक्ति शिक्षा कहां से लेगा। तो सबसे बड़ी बात कि जिस शिक्षा के लिए हमारा गोपालगंज से दिल्ली तक पलायन हुआ, जिस इंजीनियरिंग करने होती या जिस 50 तरह की चीजों के लिए जो हमारा पलायन हुआ, वो शिक्षा कौन सी शिक्षा है? वो शिक्षा तो गांव के कंक्रीटीकरण की शिक्षा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या सिखाया जा रहा है? सिविल इंजीनियरिंग में क्या सिखाया जा रहा है? गांव का कंक्रीटाइजेशन ही। अगर बहुत ही स्पष्टता से इस पक्ष को समझें, जो पलायन हुआ गांवों से शहरों की ओर, जो पलायन हुआ, वो पलायन का हेतु क्या था? तो उस पलायन का हेतु यही समझ में आता है कि उस पलायन का हेतु केवल जीविकोपार्जन, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उस पलायन का हेतु केवल और केवल जीविकोपार्जन था। परंतु हमारे यहां तो पलायन की आवश्यकता ही नहीं थी। जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी शिक्षा पद्धति है, वर्तमान शिक्षा पद्धति है, वो भी गांव के कंक्रीटाइजेशन की शिक्षा है। तो हमारे यहाँ तो पलायन की आवश्यकता ही नहीं थी। आप भोजन, वस्त्र, आवास, आप अपनी सारी आवश्यकताओं आपकी गांव से ही पूर्ति हो जा रही है, प्रकृति द्वारा पूर्ति हो जा रही है। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसके लिए आपको शहर जाने की जरूरत है? तो गांव हमारे, हाँ, गांव हमारे प्रारंभ से ही स्वावलंबी थे। ठीक है। अब गांव अब स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता क्यों आ रही है गांवों को? क्योंकि गांव अब बाजार के अधीन हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा जो पक्ष है वो ये समझने की जरूरत है कि अब जो वर्तमान स्वरूप है गांवों का, वो गांवों का स्वरूप भी वही दिखता है जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का स्वरूप दिखता है। अब गांव अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए, वो कृषि के लिए यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर पर निर्भर है। ये उनको बाजार द्वारा, बीज के लिए वो कंपनियों पर निर्भर है। गाय का भी जो कॉन्सेप्ट है वो दूध के इर्द गिर्द आ चुका है। अब गाय कृषि का विषय ही नहीं रहा। आपका है कि अब पूरी तरीके से आ चुका व्यक्ति बाजार पे, तो सबसे पहले करना, इसके माध्यम एक आपको बिना की सरकार सहयोग के, बिना बाहर सहयोग के अपने आप को चलाने में सक्षम है। हर प्रकार में सब एक आपको, जिसको वो तो आपको खाना ही पड़ेगा, स्वीकार होगी। तो हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया खंड का रामगढ़, पहले बच्चों को तैयार करना, फिर उसके के स्वरूप को तैयार करना, फिर भविष्य में तो उसी का स्वरूप। जी, तो एक तो दिखाना ही पड़ेगा। मैं यही बात कह रहा था कि हम कितना भी कामरेड की तरह जल जंगल बचाने का, जल जंगल जमीन बचाने का नारा लगाते रहें, लेकिन दरअसल वो नारा बचता बचता नहीं है। और हमारे यहाँ भारत में तो कामरेडों की ये अदा रही है, वामपंथियों की ये अदा रही है कि वो 5 लाख का ऊपर से लेके नीचे तक, जूते से लेके और जैकेट तक पहनने के बाद हवाईयन सिगरेट एसी के कमरों में फूकते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। तो ये एक डपोर शंखपना है और इससे कुछ होता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप गौवंश बचाने, गाय बचाने, बैल बचाने, उनका सब कुछ सही करने पर नारे लगाते रहिए साहब, इससे कुछ होगा नहीं। तब तक नहीं होगा जब तक कि एक काउ बेस इकोनॉमी खड़ी हो जाए, एक अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए। गाय आपसे कुछ ले ना, गाय आपको कमा के दे, और तब सोचिए कितना आसानी से ये हो सकेगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर, यानी काउ इकोनॉमी पे, गौवंश आधारित इकोनॉमी पर आपके साथ अगले सत्र की चर्चा बहुत रोचक होगी। फिलहाल इस आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करने के क्रम को इस तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के आपसे हम गौवंश आधारित अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे और बड़े विस्तार के साथ बात करेंगे। तो आइए दर्शकों, आज देते हैं संजीव तिवारी जी को धन्यवाद और इनको इस चर्चा सत्र से आपका हृदय से धन्यवाद जी।